हाँ जी नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन बात करने जा रहे हैं संघवाद के बारे में। अच्छा, संघवाद क्या ये भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रमुख रूप से उपबद्ध किए गए हैं? बिल्कुल। हम जब अनुच्छेद 234 से लेकर 242 तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं संघवाद। फेडरलिज्म क्या है, परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले हम 234 से लेकर 242 के अंतर्गत हमें अनुच्छेद से मिल जाएगा। संघवाद एक शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता संवैधानिक रूप से केंद्रीय या राष्ट्रीय शासन और क्षेत्रीय शासन जैसे कि राज्य या प्रांत के बीच विभाजित होता है। संघवाद एक ऐसा शासन प्रणाली होती है जिसमें क्या है, सत्ता संवैधानिक रूप से केंद्रीय और राष्ट्रीय शासन, केंद्रीय हो या राष्ट्रीय शासन हो, और क्षेत्रीय शासन जिसमें राज्य है या प्रांत है उनके बीच में विभाजित होती हैं। ये आपके संघवाद हैं। दोनों स्तरों को स्वतंत्र और स्वायत्ता माना गया है। उन्हें प्रत्यक्ष रूप से संविधान में से ही आपके अधिकार प्राप्त होते हैं। ये आपके क्या है, प्रमुख रूप से संघवाद हैं। संघवाद एकता और विविधता के मध्य संतुलन को बढ़ावा देता है। संघवाद क्या करता है, एकता है, विविधता है, उसके मध्य संतुलन को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय सरकारों को राष्ट्रीय सामंजस्य बनाए रखते हुए आपकी क्या है, क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अधिकार मिले रहते हैं। तो संघवाद क्या है, संघवाद एकता और विविधता के मध्य, एकता है और आपकी विविधता है, एकता और विविधता के मध्य संतुलन को बढ़ावा देती है। एकता और विविधता के मध्य संतुलन को बढ़ावा देता है और जिससे आपकी स्थानीय सरकारों को क्या है, राष्ट्रीय सामंजस्य बनाए रखते हुए क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अधिकार मिलते हैं। संघवाद एकता और विविधता के मध्य संतुलन को क्या है, इन संतुलन को बढ़ावा देता है और स्थानीय सरकारों को राष्ट्रीय सामंजस्य बनाए रखने हेतु क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकार मिले रहते हैं। ठीक है। संघीय बनाम एकात्म, आपके जो एकात्म विशेषताएं हैं, संघीय बनाम एकात्म विशेषताएं। संघीय विशेषताओं में आपके देखें तो संघीय विशेषताओं में आपके लिखित संविधान है, संविधान की जिसमें सर्वोच्चता होती है, शक्तियों का केंद्र और राज्य के बीच में विभाजन होता है, द्वैत शासन होता है, साथ में आपके स्वतंत्र और स्वायत्त राज्य होता है, स्वतंत्र और आपके स्वायत्त राज्य होता है, दोहरी नागरिकता होती है। संघीय विशेषता में दोहरी नागरिकता, ठीक है ना, और द्विसदनीय विधायिका होती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, कठोर संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, राज्य को अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। उदाहरण के रूप में आपके यूएसए देख लीजिए जिसमें लिखित संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, द्वैत शासन, स्वतंत्रता और स्वायत्ता, दोहरी नागरिकता, द्वितीय आपके द्विसदनीय विधायिका, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्यों की अधिक शक्तियां प्राप्त होना, और जिसमें उदाहरण यूएसए देख सकते हैं। ये हो गए आपके संघीय विशेषताएं। यहाँ पर हम एकात्म विशेषताएं देखें जिसमें आपके संविधान की लिखित या अलिखित हो सकता है और संविधान अनिवार्यतः सर्वोच्च नहीं होता है। सत्ता मुख्यतः केंद्र में संकेंद्रित होती है। एकात्म में क्या सत्ता केंद्रित होती है, केंद्र में एकल शासन होता है, केंद्र अधीन प्राधिकारी होते हैं, एकल नागरिकता होती है इसमें, और एक सदनीय या द्विसदनीय विधायिका हो सकती है, लचीला संविधान होता है, और आपके न्यायपालिका केंद्र में नियंत्रण में होती है। केंद्र के पास सर्वोच्च अधिकार होते हैं। उदाहरण के रूप में आपके यूके ले सकते हैं। ठीक है। संघवाद जिसमें संघीय बनाम एकात्म विशेषता देखी। भारतीय संविधान की विशेषता देखें तो भारत में लिखित संविधान है, द्विसदनीय संसदीय विधायिका है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा का आपके बंद करके रखा है। साथ में संविधान की हमारे सर्वोच्चता है, शक्तियों का विभाजन, आपके संवैधानिक विभाजन करके रखा है 3 सूचियों के माध्यम से, जो कि आपके राज्य सूची, संवर्धित सूची और संघ सूची है। द्वैत शासन व्यवस्था है केंद्र और राज्य में, और स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता न्याय, आपके स्वायत्त न्यायपालिका है। ठीक है। भारतीय संविधान की एकात्म विशेषता ये होगी आपकी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हमने देखी। इन संघीय विशेषताओं में आपके हमारे भारत में देखते हैं लिखित संविधान मिलता है, आपको संविधान की सर्वोच्चता देखने को मिलती है, शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है, द्वैत शासन देखने को मिलता है, यहाँ पर स्वतंत्रता आपकी न्यायपालिका देखने को मिलती है। ठीक है ना। द्विसदनीय विभाजन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। वहीं आपकी एकात्म विशेषता में देखें तो एकल संविधान है अपना, सशक्त केंद्र है जिसमें केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, एकल नागरिकता है अपनी, और एकीकृत न्यायपालिका है। क्या है, एकीकृत न्यायपालिका है। संसद को संघीय संरचना को परिवर्तित करने का अधिकार है, संसद को संघीय संरचना है।
ये संघीय संरचना को परिवर्तित करने का अधिकार है। केंद्र के पास अधिक शक्ति और वित्तीय नियंत्रण होता है। केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। आपातकाल के जो प्रावधान है ये भी आपके इसमें रहेंगे, किसमें, एकात्म विशेषता में। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य के आपके सीमाओं को परिवर्तित करना। 10वां अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे केंद्रीय नियंत्रण के लिए IAS है, IPS है, उनकी आपकी सेवाएं निर्धारित करना। तो ये आपके किसमें, एकात्म विशेषता के अंतर्गत आएंगे। संवैधानिक लिखित होना और सत्ता मुख्यतः संकेंद्रित, एकल नागरिकता, केंद्र निरपेक्ष प्राधिकारी और साथ में आपके केंद्र के पास सर्वोच्चता। भारत का संघवाद मॉडल क्या है? तो भारतीय संघवाद की प्रकृति व्यापक रूप से बहस होती रही है और विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। भारत में एक अद्वितीय संघीय संरचना है जिसमें संघीय और एकात्म दोनों विशेषताएं सम्मिलित मिलती हैं आपको। इसकी अपार आपकी विविधता और आकार एवं सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में के अनुरूप है। तो भारत में एक अद्वितीय संघीय संरचना है जिसमें संघीय और एकात्म दोनों विशेषता सम्मिलित हैं। इसकी अपार विविधता है आकार और सामाजिक राजनीति के संदर्भों के अनुरूप। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया है, न कि राज्यों के समझौते से निर्मित संघ। इसका एकीकृत स्वरूप आपके दृष्टिगोचर होता है कि राज्यों का संघ, न कि आपके क्या है, राज्यों के समझौते से निर्मित संघ। द्वैत शासन व्यवस्था और शक्तियों के विभाजन जैसे संघीय विशेषताओं के बावजूद केंद्र के पास अनेक क्षेत्रों में विशेषकर आपातकाल की परिस्थितियों के दौरान सर्वोच्च प्राधिकार है। संविधान में कहीं भी संघीय फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके स्थान पर पूरे लेख में संघ यूनियन शब्द का प्रयोग मिलता है। अम्बेडकर जी ने कहा, यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है तथापि आपातकाल की स्थिति में एकात्म रूप आपके धारण करता है। विभिन्न समितियों, आयोगों और सरकारी प्रतिवेदनों, नवीनतम आपके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने संघीय स्वरूप को संविधान की मूल संरचना के रूप में स्वीकार किया है। संघीय संरचना को आधारभूत रूपरेखा के रूप में मानने वाले विद्वान भारतीय संघवाद का निरूपण निम्नलिखित संज्ञाओं के द्वारा करते हैं। देखिएगा, विद्वान हुए आपके विचारक कैसी वेहर, ये कहते हैं अर्ध संघीय है। सहायक संघीय विशेषताओं को सहित एकात्म प्रणाली। तो क्या है, सहायक आपके संघीय विशेषताओं के सहित एकात्म प्रणाली के साथ में केसी वेहर कहते हैं। मॉरिस जोन्स कहते हैं सौदेबाजी और मोलभावी संघवाद है। सौदेबाजी और मोलभावी का संघवाद है। ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद कौन कहता है? ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं सहकारी संघवाद। कोऑपरेटिव आपके फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद की बात कौन करता है? ग्रेनविल ऑस्टिन करते हैं। आइवर जेनिंग्स कहते हैं संघवाद के साथ सशक्त केंद्रीकरण। है। सहकारी संघवाद कहते हैं ग्रीनवेल ऑस्टिन। सौदेबाजी या मोलभावी संघवाद मॉरिस जोन्स और आपके केसी वेलर है, जो अर्ध संघीय सहायक संघीय विशेषताओं सहित एकात्म प्रणाली है। निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष अपने बात करें तो भारत का संघवाद लचीला है, व्यवहारिक है, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए रचित किया गया है। संकट के समय केंद्रीकरण की ओर झुकता है, किंतु सामान्य परिस्थितियों में केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग के और समन्वय की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। भारत में अर्ध संघवाद को क्यों अपनाया गया? अर्ध संघवाद एक ऐसा मॉडल है जो संघीय और एकात्म दोनों विशेषता को सम्मिलित करता है। भारत ने आपके ऐतिहासिक और सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारणों से अपनाया इसे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1947 में विभाजन के बाद भारत सांप्रदायिक तनाव और विघटन के भय का सामना करना पड़ा था उसे, और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए, आपात स्थितियों को प्रबंधन करने के लिए सशक्त केंद्रीय सरकार की आवश्यकता माना गया, और संविधान ने और अधिक विखंडन से बचने के लिए केंद्र की प्रधानता को प्राथमिकता दी कि अब और ज्यादा विखंडन नहीं हम सह सकते। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था ये। सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत जाति और क्षेत्रीय आधार पर अत्यधिक पदानुक्रमिक और विभाजित था। सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय पहचान और समानता को बढ़ावा देने हेतु एक सशक्त केंद्र की आवश्यकता थी। जरूरी था कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय पहचान समानता को बढ़ावा दे, और इस हेतु एक सशक्त केंद्र आवश्यक पड़ता। जाति और क्षेत्रीय आधार पर अत्यधिक पदानुक्रमिक और विभाजित था। केंद्रीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य गहराई तक व्यापक सामाजिक असमानताओं को कमजोर करना था। केंद्रीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य यही था कि गहराई तक व्यापक जो सामाजिक असमताएं हैं उसको कमजोर की जाए। तीसरी बात, आर्थिक परिप्रेक्ष्य।
कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना और संसाधनों के प्रभावी आपके वितरण के लिए केंद्रीय नियंत्रण की आवश्यकता थी और सशक्त केंद्र अधिकार आधारित नीतियों का समान क्रियान्वयन कर सकता है। जो सशक्त केंद्र होगा यही आपके अधिकार आधारित नीतियों का समान क्रियान्वयन कर सकता है। क्षेत्रीय असमानताओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय योजना एवं समन्वित आर्थिक हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। तो क्षेत्रीय असमानताओं के समाधान हेतु जो क्षेत्रीय असमानता है उनकी समाधान के लिए राष्ट्रीय योजना और समन्वित आर्थिक हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। तो इसके लिए राष्ट्रीय योजना और जो समन्वित आर्थिक आपके जो हस्तक्षेप हैं इसकी आवश्यकता थी। आधार नेहरू रिपोर्ट 1928 में और बॉम्बे योजना 1944 में देखा जा सकता है। प्रशासनिक और कार्यात्मक आपके पक्षधर देखे दक्षता यहाँ पर अर्ध संघवाद ने क्षेत्रीय संघर्षों और अलगाव जैसी निपटने के लिए सहायता की 356 के माध्यम से। राष्ट्रीय कार्यक्रमों और संकट के प्रबंधन का बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाता है। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम और संकट प्रबंधन था उसका बेहतर तरीके से समन्वय सुनिश्चित किया गया। कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन और टीकों का वर्गीकरण दे सकते हैं केंद्रीय वितरण। आपके जीएसटी के क्रियान्वयन से एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की स्थापना हुई और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिला। निष्कर्षतः भारत एक अर्धसंघीय व्यवस्था विविधता में एकता बनाए रखने हेतु लचीलापन प्रदान करती है और ये संकट के समय केंद्र को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में राज्य सरकारों को शासन की भागीदारी की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। अगला कि भारत में संघवाद का विकास देखते हैं। तो 1950 से लेकर 1967 तक केंद्रीकृत संघवाद चलता है, सेंट्रलाइज आपके फेडरलिज्म चलता है। इस अवधि के दौरान केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। फलस्वरूप केंद्र सरकार का राज्यों पर प्रमुख नियंत्रण था। राजनीतिक विरोध नगण्य होने के कारण संघीय ढांचे का स्वरूप एकात्म प्रणाली जैसी प्रतीत होता था और वह आपके संघीय आवरण में हो। तो राजनीतिक विरोध नगण्य था इस समय और इस कारण से संघीय ढांचे का एक आपके स्वरूप एकात्म प्रणाली जैसा प्रतीत होता था और भले ही ये संघीय आवरण में हो। तो 1950 से लेकर 1967 तक केंद्रीकृत संघवाद चलता है क्योंकि एक पार्टी का यहाँ पर नियंत्रण था, एक दल का नियंत्रण होने के कारण कोई विरोध नहीं था। 1967 से लेकर 1990 तक संघर्षवाद संघवाद चलता है। केंद्र में कांग्रेस पार्टी बन रही लेकिन राज्यों की विभिन्न क्षेत्रीय दलों की सत्ता में आए और इसके कारण केंद्र और राज्य के संबंधों में लगातार टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, विशेषकर अपने राष्ट्रपति शासन देके 356 और वित्तीय आवंटन जैसे विषयों पर। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। राजनीतिक शत्रुता के कारण संघीय ढांचा बार बार चुनौती के घेरे में आया। आधुनिक संदर्भ में पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली जैसे राज्यों के केंद्र के साथ आज भी टकराव की स्थिति है, लेकिन वर्तमान में पश्चिम बंगाल के साथ टकराव नहीं है क्योंकि वहां पर पार्टी चेंज हो चुकी है, अब सत्ता है जिसकी। दिल्ली में भी अब वर्तमान में स्थिति ऐसी नहीं रही है, लेकिन समय में देखें तो परिवर्तन तो होता ही रहता है। 1989 से लेकर आप 2014 तक देखें तो आपके सहकारी सहयोगात्मक आपके संघवाद हैं। यहाँ पर सहकारी सहयोगात्मक संघवाद गठबंधन सरकारों के उदय के साथ ही केंद्र में क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर कार्य करना पड़ा था और स्थिर शासन के लिए सहयोग आवश्यक बन गया था। इस केंद्र और राज्यों के मध्य संवाद और समन्वय की प्रवृत्ति बढ़ी। इससे क्या केंद्र और राज्यों के मध्य संवाद की समन्वय बढ़ा, इस कारण से इसे आपके सहकारी सहयोगात्मक संघवाद कहेंगे। उदाहरण थे आपके जीएसटी, सभी राज्यों के लिए आपके सहमति आवश्यक है। अंतर राज्य परिषद और आपके योजना आयोग के बाद में नीति आयोग ने केंद्र और राज्य के समन्वय को और बढ़ाया। तो अंतर राज्य परिषद, योजना आयोग और नीति आयोग। 2014 के बाद प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद आता है, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म आता है। 2015 के बाद नीति आयोग मॉडल के तहत प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को प्रोत्साहन मिला। राज्यों को निवेश आकर्षित करने, सेवा वितरण में सुधार हेतु विकास में आपसी स्पर्धा करने की प्रेरित किया और प्रदर्शन आधारित आपके रैंकिंग और वित्तीय आवंटन की व्यवस्था अपनाई गई। प्रदर्शन का आधारित आपके रैंकिंग और साथ में वित्तीय आवंटन की व्यवस्था अपनाई गई थी। उदाहरणतः नीति आयोग का आपके स्वास्थ्य सूचकांक है, एसडीजी का सतत विकास लक्ष्य का सूचकांक है, राज्यों के बीच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग हो गई, पीएम गति शक्ति योजना हो गई, अटल इनोवेशन मिशन हो गया और अन्य केंद्रीय आपकी परियोजना योजनाएं हो गई। बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देती है। सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद के अंतर्गत नीतिगत प्रवृत्तियां देखें तो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक कर जीएसटी, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, केंद्र प्रायोजित योजनाएं सीएसएस और
प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था, ये सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद के अंतर्गत प्रमुख नीतिगत प्रवृत्तियां हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय संघवाद का भविष्य होगा सृजनात्मक संघवाद, क्रिएटिव फेडरलिज्म होगा। इसका तात्पर्य है कि राज्य स्तरीय नवाचारों से ही हैं जिन्हें बाद में राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया और अनुमति लिया गया। यह आपके नीचे से ऊपर, बॉटम टू अप की और आपके नवाचार को सशक्त करता है। तो सृजनात्मक संघवाद, क्रिएटिव फेडरलिज्म में आपके तात्पर्य है कि राज्य स्तरीय नवाचारों से बाद में राष्ट्रीय स्तर पर आपके अपनाया गया और अनुकूलित किया जाता है। नीचे से ऊपर की ओर नवाचार को सशक्त करता है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक है तो एक विकेंद्रीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा मॉडल है जो अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशनों को प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना। और राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना है। इस इंदिरा रसोई में यहाँ पर तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन से प्रेरित होकर बाद में पीएम गरीब कल्याण और अन्य योजना को प्रभावित किया गया। तो सृजनात्मक संघवाद है, ये क्रिएटिव फेडरलिज्म में है जिसमें क्या राज्य स्तरीय नवाचारों से राष्ट्रीय स्तर पर इसे अपनाया जाता है या अनुकूलित किया जाता है, यानी कि नीचे से ऊपर, बॉटम टू अप की ओर जाया जाता है। दूसरा है सहयोगात्मक संघवाद। इसमें नीति निर्माण और क्रियान्वयन में केंद्र और राज्यों के बीच में समान भागीदारी सुनिश्चित की जाती है जिससे आपके पारंपरिक विश्वास सुनिश्चित हो सके। जीएसटी परिषद है जिसमें आपके देखिए केंद्र और राज्य के बीच में सरकारों की आम सहमति निर्णय। कोविड-19 की महामारी के दौरान वैक्सीन वितरण है और आपके कंटेनमेंट जोन है, लॉकडाउन रणनीतियों को समन्वित प्रयास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्रियान्वयन से पूर्व राज्य शिक्षा मंत्रालयों के साथ में संयुक्त परामर्श। ये सहयोगात्मक संघवाद है, सृजनात्मक संघवाद देगा। थर्ड चीज आपके समन्वय संघवाद, कन्वर्जिंग आपके फेडरलिज्म में देखें तो इसका तात्पर्य सरकार की विभिन्न स्तरों की नीतियां और कार्यक्रमों के समन्वय से हैं जिससे आपकी विविधता बनाए रखने हेतु एक रूपता सुनिश्चित की जाती है। तो समन्वय संघवाद, कन्वर्जिंग फेडरलिज्म में सरकार के विभिन्न स्तरों की नीतियों कार्यक्रमों के समन्वय से हैं जिससे आपकी विविधता बनाए रखने हेतु एक रूपता सुनिश्चित की जाती है। आयुष्मान भारत प्लस राज्यों की आपके देखिए स्वास्थ्य योजनाएं, जैसे राजस्थान की चिरंजीवी योजना है तो निर्बाध वितरण के लिए डेटाबेस और आपके लाभार्थियों का एकीकरण। तो आयुष्मान भारत और राज्यों की स्वास्थ्य योजना जैसे राजस्थान की चिरंजीवी योजना, तो समन्वित यानी कि विभिन्न जो स्तर हैं उनकी नीतियां और कार्यक्रम के समन्वय से होता है। विविधता बनाए रखने हेतु एक रूपता सुनिश्चित की जाती है, जैसे पीएम किसान है और ओडिशा की आपकी कालिया योजना है। जैसी राज्य कृषि सहायक योजना में राज्य अपनी योजनाओं को केंद्र के डीबीटी के मॉडल के साथ एकीकृत करता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में आपके पीडीएस प्रणालियों का एक एकीकृत पोर्टल बल तंत्र में आपके एकीकरण करना। निष्कर्ष हम कह सकते हैं एक नए भारत के लिए टीम इंडिया, एक सशक्त और आत्मनिर्भर नए भारत के लिए केंद्र और राज्यों की टीम इंडिया के रूप में कार्य करना चाहिए, वरिष्ठ अधीनस्थ के रूप में नहीं बल्कि समान हितधारक के रूप में। राज्य लोकतंत्र और नवाचार की आपकी प्रयोगशाला बने। केंद्र को एक सक्षमकर्ता और सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत में संघवाद के विकास के क्या कारण हैं। भारत में संघवाद का विकास एक केंद्रीकृत संरचना से सहयोगात्मक से प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर हुआ है। इसके पीछे विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक कारण के जिम्मेदार रहे हैं। तो भारत में संघवाद का विकास एक केंद्रीकृत संरचना से सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर हुआ है। तो केंद्रीकृत संरचना से सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर हुआ है। राजनीतिक विविधता में देखें तो 1967 के बाद क्षेत्रीय दलों के उदय ने एक दलीय से आप जो वर्चस्व है उसको कमजोर किया। 1990 से लेकर 2014 तक केंद्र में गठबंधन की सरकारें चली जिससे सत्ता साझेदारी और वार्ता की बढ़ावा मिला। इससे केंद्र और राज्यों के बीच में अधिक आपके सहयोगात्मक संघीय संबंध विकसित हुए। सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों में भारत में विविध भाषाएं हैं, धर्म है, जाति है, जनजातियों का समूह का देश है। संघवाद ने इस बहुलता को आपके प्रबंधित करने, स्थानीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने और अलगाववादी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने का उपकरण प्रदान किया है संघवाद। 1956 में आपके भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन।
इसका उदाहरण मिलता है। आर्थिक सुधार और उदारीकरण। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद राज्यों के बीच निवेश आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा मिला और राज्य बेहतर शासन और व्यापार सुगमता के लिए आपकी प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगली बात, प्रशासनिक दक्षता। तो प्रभावी सेवा वितरण विकास के योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। तो प्रभावी सेवा वितरण विकास योजना के क्रियान्वयन के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। संघवाद स्थानीय शासन को सक्षम बनाता है, जिससे लक्षित हस्तक्षेप संभव होते हैं। तो संघवाद स्थानीय शासन है, संघवाद स्थानीय शासन को सक्षम बनाता है, स्थानीय आपके जो शासन है उसको सक्षम बनाता है और लक्षित जो हस्तक्षेप है उसको संभव होते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम इसका उदाहरण देगा। तो प्रशासनिक दक्षता में प्रभावी सेवा वितरण और विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए विकेंद्रीकरण की आवश्यकता, और संघवाद स्थानीय शासन को सक्षम बनाता है और लक्षित हस्तक्षेप है ये संभव हो पाते हैं। नीति आयोग की भूमिका। योजना आयोग में टॉप डाउन संरचना को नीति आयोग ने आपके सहयोगात्मक थिंक टैंक मॉडल से प्रतिस्थापित किया। निम्नलिखित के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो नीति आयोग की भूमिका में, नीति आयोग में अपने योजना आयोग की टॉप डाउन संरचना की नीति आयोग ने सहयोगात्मक थिंक टैंक मॉडल से प्रतिस्थापित किया है। निम्नलिखित माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाता है। राज्यों के साथ संयुक्त योजना निर्माण, प्रदर्शन आधारित सूचकांक जैसे आपके स्वास्थ्य सूचकांक, SDG सूचकांक, परिणाम आधारित वित्तीय सहायता। तो परिणाम आधारित वित्तीय सहायता होगी। न्यायिक व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों जैसे आपके SR बम्बई मामला है, तो मूल संरचना सिद्धांत और संघीय सिद्धांतों की आपके सुदृढ़ किया है। राज्य सरकारों ने मनमानी पर रोक लगाई गई, राज्य सरकारों की जो मनमानी थी उस पर रोक लगाई गई, जिससे राज्य की स्वायत्ता थी उसको संरक्षण मिला। वैश्विक प्रभाव में देखें तो वैश्विक स्तर पर विकेंद्रीकरण और समावेशन शासन की प्रवृत्तियों ने भारत को भी राज्य और स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाने की दिशा में प्रेरित किया। तो वैश्विक स्तर पर विकेंद्रीकरण और समावेशी शासन की प्रवृत्तियों ने भारत को भी राज्य और स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाने की दिशा में प्रेरित किया है। निष्कर्ष रूप से भारत में संघवाद का विकास अपने राजनीतिक परिदृश्य, सामाजिक आवश्यकताएं, शासन संबंधी चुनौतियों के प्रति एक गतिशील प्रतिक्रिया है। केंद्रीकृत संघवाद से सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर बढ़ते हुए भारत अपने संघीय ढांचे को निरंतर परिष्कृत कर रहा है ताकि एकता में विविधता का संतुलन बना रहे। तो भारत में संघवाद का विकास उसके राजनीतिक परिदृश्य, सामाजिक आवश्यकताओं और शासन संबंधी चुनौतियों के प्रति एक गतिशील प्रतिक्रिया है। और ये क्या, केंद्रीय संघवाद से सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर बढ़ते हुए भारत अपने संघीय ढांचे के निरंतर परिष्कृत कर ताकि एकता में विविधता का संतुलन बना रहे। अब भारत में राजकोषीय संघवाद। राजकोषीय संघवाद का तात्पर्य क्या होता है? संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व और व्यय के अधिकारों और दायित्व का विभाजन से है। तो राजकोषीय संघवाद आपके संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र, स्टेट और साथ में स्थानीय सरकारें हैं, उनके मध्य राजस्व और व्यय के अधिकारों का दायित्व का विभाजन से संबंधित है। भारत के राजकोषीय संघवाद की प्रमुख समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये कि राजस्व शक्तियों को में असंतुलन। केंद्र सरकार के पास प्रमुख कर स्रोत में जैसे कि आयकर है, निगम कर है, अधिक नियंत्रण है, जबकि राज्य सरकारें अनुदानों और हस्तांतरणों पर अधिक निर्भर हैं। तो कोविड के बाद राज्य सरकारों ने आपके GST संग्रह से अधिक हिस्सेदारी की मांग करी कि GST का संग्रह में अधिक हिस्सेदारी हो ताकि हमारे पास अपनी राजस्व की शक्तियाँ ज़्यादा हो। केंद्र के पास अनियंत्रित इसमें मामले में ज़्यादा थोड़ी शक्तियाँ हैं क्योंकि वो आयकर रखता है, निगम कर रखता है, जिससे अधिक उनका नियंत्रण है। और राज्य सरकारें अपने हिसाब से जब जहाँ पर अपनी सत्ता सरकार होती है अपनी पार्टीज की, तो उसी के अनुसार अपने गठबंधनों के ज़्यादा पैसे अनुदान दे देते हैं। इससे आपकी जनता का लॉस होता है। GST के मुआवजे का विवाद। राज्यों को 2020 के बाद GST के आपके क्षतिपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ा है और केंद्र ने कोविड-19 के दौरान राजस्व की कमी का हवाला देते हुए भुगतान में विलंबन किया और इसमें राज्यों की राजकोषीय स्वायत्ता पर और आपके विश्वास पर प्रश्न उठे। तीसरी बात, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज असंतुलन, द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आपके इम्बैलेंस। ऊर्ध्वाधर असंतुलन में देखिए तो राज्य केंद्र पर अत्यधिक निर्भर है। 15वें वित्त आयोग ने 41% हिस्सा निर्धारित किया और क्षैतिज असंतुलन में समृद्ध राज्य अधिक राजस्व अर्जित करते हैं जबकि गरीब राज्य आपके सहायता पर निर्भर रहते हैं। तो राजस्व एकत्रित आपके कौन करते हैं? समृद्ध राज्य होते हैं, वो ज़्यादा राजस्व रखते हैं और आपके गरीब राज्य होते हैं सहायता पर निर्भर करते हैं। और इससे क्या है, हमेशा वो मांगने की आदतें रहती है, फिर अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते। और मांगने से कितना मिलेगा? पेट पर तो मिलता नहीं है। मांगने पे देने वाले की इच्छा पर निर्भर रहता है।
इसके विकास के अवसरों की असमानता उत्पन्न होती है। तो इससे क्या विकास के अवसर है, असमानता उत्पन्न होगी, ऑब्वियसली बात है। विवेकाधीन अनुदान और केंद्रीय प्रायोजित आपकी योजनाएं सीएसएस योजनाओं के साथ शर्तें जुड़ी होती हैं जो राज्य की स्वायत्ता को प्रभावित करती हैं, और ये योजनाएं राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं को अनुरूप नहीं होती हैं। तो ये योजनाएं राज्य की जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप नहीं होती हैं, और ये जो सीएसएस योजनाओं के साथ शर्तें जो जुड़ी होती है ये राज्य को स्वायत्ता पर प्रभावित करती है, स्वायत्ता पर आपके बड़ा आंच लाने देने चाहिए। ठीक है। उधार पर प्रतिबंध 292 और 293 अनुच्छेद में राज्य को बाहरी स्रोतों से उधार लेने और ऋण जुटाने के लिए केंद्र की सहमति आवश्यक होती है। तो राज्यों की राजकोषीय स्वायत्ता सीमित हो जाती है, तो राजकोष से आप ऋण नहीं ले सकते। तो राज्य को बाहरी जब स्रोतों से उधार लेना होता है, ऋण लेना होता है, तो केंद्र से आपकी सहमति लेना होता है। निर्णय निर्माण की केंद्रीकरण, तो जीएसटी आपकी परिषद और वित्त आयोग ने जैसे संस्थाओं के माध्यम से राजकोषीय निर्णयों का केंद्रीकरण हुआ है, क्षेत्रीय हितों की उपेक्षा की आशंका रहती है। तो जीएसटी आपकी परिषद और वित्त आयोग जैसे संस्थाओं के माध्यम से राज्य कोषीय निर्णयों का केंद्रीकरण हुआ है और क्षेत्रीय हितों की उपेक्षा आपकी आशंका रहती है। समाधान और सुधार प्रयास देखें तो वित्त आयोग की सिफारिशें 15वें वित्त आयोग में 2021 से 26 में सुझाव दिए गए। राज्यों की कुल आपके जो कर राजस्व है 41% आपके उद्वार दर वितरण है तो मानदंड आपके तय किए गए। आय दूरी 45%, जनसंख्या 15%, जनसांख्यिकी प्रदर्शन 12.5%, वन आवरण 10%, कर प्रयास 2.5%। जीएसटी परिषद आपके सहयोगात्मक तंत्र केंद्र और राज्य के मध्य सर्वसम्मति आधारित पर निर्णय निर्माण को बढ़ावा देता है। जीएसटी दरों और क्षतिपूर्ति और आपके स्लैब सुधार दर समाधान प्रदान करता है। फिर अनुदान आपके सहायता जो अनुच्छेद 275 है, केंद्र सरकार विशेष रूप से पिछड़े राज्यों को प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रदान करती है, उदाहरणतः आकांक्षी जिला में आपके कार्यक्रम। तो अनुदान सहायता। नीति आयोग और आपके प्रतिस्पर्धात्मक संवाद, राज्य स्तरीय नवाचार और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के लिए डेटा आधारित रैंकिंग जैसे स्वास्थ्य आपके सूचकांक हो गया, एसडीजी सूचकांक हो गया, स्कूल शिक्षा सूचकांक प्रोत्साहित हो गया। कोविड के दौरान आपके उधार लेने की रूपरेखा में छूट 2020-21 में केंद्र ने राज्यों को जीएसडीपी के 5% तक ऋण लेने की अनुमति दी, जिसके राजकोषीय बाधाएं कम हो गई। तो कोविड के दौरान आपके उधार लेने की रूपरेखा में छूट हुआ। 2020-21 में केंद्र ने राज्यों को जीएसडीपी के 5% तक ऋण आपके लेने की अनुमति दी, जिसके राजकोषीय बाधाएं थी ये कम हुई। हालिया उदाहरण में देखें 2023 में तो केरल सरकार ने अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत उधार प्रतिबंध के केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, और 2020-21 में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकरण विवाद केंद्र के ऋण मॉडल प्रस्तावित किया, इसके बाद अधिकांश राज्यों ने स्वीकार कर लिया। 2022 में केंद्र ने से आपके धन हस्तांतरण में देरी के कारण तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने राजकोषीय आपके केंद्रीकरण पर चिंता व्यक्त करी थी। 2023 में नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स के केरल और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में सराहना, और इससे स्वस्थ रोज को आपके राजकोषीय प्रतिस्पर्धा बढ़ी यहाँ पर, क्योंकि आपके कांग्रेस या फिर कह सकते हैं विपक्षी आपकी पार्टी होने के बावजूद भी नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में ये चीज़ आपके इनकी सराहना करना, इनका स्वास्थ्य आपके जो आपके राजकोषीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है इसे। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके हालिया उदाहरण देखने को मिलते हैं, और ये बात प्रमुख रूप से अपनी संघवाद के संबंधित थी। ये चीज़ें संघवाद से संबंधित थी आपके। ठीक है। तो ये था अपना फेडरलिज्म संघवाद 234 से लेकर 242 तक, इसमें विशेष रूप से चर्चा है भारतीय संविधान में, और संघवाद की हमने बात करी। ठीक है, चलिए इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार एंड नोट्स का डिस गोज टू सिरेमिक एकेडमी।